बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 जो कि फार्माकोलॉजिकल केयर आस्पेक्ट वाइल डीलिंग विद पेडियाट्रिक पेशेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम बेसिकली पेडियाट्रिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि जब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है बच्चों में, यानी जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है उनमें, तो वहाँ पे कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से ड्रग की डोज होती है कि उस डोज से हम सेफली एक ड्रग को पेड्स में, पेडियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो लिखा हुआ है पेडियाट्रिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जनरल गाइडलाइंस। जब भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है पीड्स में, तो इसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। लिखा हुआ है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गिविंग मेडिकेशन टू चिल्ड्रन इज़ सीरियस वन, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को ड्रग्स एडमिनिस्टर करने की, बच्चों को मेडिकेशन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सिस की, तो ये एक सीरियस वन है, एक सीरियस चीज़ है। क्यों? हाफ ऑफ ऑल मेडिकेशन ऑन द मार्केट टुडे डू नॉट हैव ए डॉक्यूमेंटेड सेफ यूज़ इन चिल्ड्रन। हाफ से भी ज़्यादा मेडिकेशंस जो मार्केट में मिलते हैं, तो उनके ऊपर कभी ये नहीं लिखा होता है कि ये बच्चों में सेफली यूज़ किए जा सकते हैं, या उनमें ये कभी नहीं लिखा होता है कि ये बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। उनमें कभी ये डॉक्यूमेंट नहीं की जाती कि इनको बच्चों में सेफ़ यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों में एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। पहले जब कोई ड्रग बनती है तो उस ड्रग की एनिमल्स पे जो एनिमल्स जो कि ह्यूमन लाइक होते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक उन एनिमल्स में होते हैं थोड़े बहुत, तो उन एनिमल्स में पहले चेक किया जाता है। उसके बाद ये एडल्ट्स में चेक हो सकती है। लोग ख़ुद को, अपनी बॉडी प्रीफर करते हैं कि मुझ पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्योंकि वो ख़ुद कंसेंट देते हैं उन लोगों के मुझ पे एक्सपेरिमेंट हो सकती है, वो अपनी बॉडी पेश करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, और कोई भी माँ बाप, कोई भी केयर गिवर अपना बच्चा कभी भी उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं देता, अलाउ नहीं करता। तो इसीलिए बच्चों में इनकी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती है, इसलिए पता नहीं होती है कि ये ड्रग बच्चों में सेफ़ है या नहीं। तो हाफ मेडिकेशन यहाँ पे लिखा है, लेकिन हाफ से भी ज़्यादा, मोर देन हाफ, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ये कभी नहीं डॉक्यूमेंट किया गया होता है कि ये बच्चों में सेफली यूज़ किए जा सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बच्चों को जो मेडिकेशन करने की, उनमें ड्रग एडमिनिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सीरियस वन होती है। इसमें ख़तरे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली इसमें बंदे को काम करना होता है। चिल्ड्रन आर स्मॉलर देन एडल्ट्स एंड मेडिकेशन डोजेज मस्ट बी एडजस्टेड। अब जिस तरह हम किसी ड्रग की एडल्ट के लिए डोज सेट करते हैं, तो इस तरह हम बच्चों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे एडल्ट से छोटे होते हैं, उनकी बॉडी सरफेस एरिया छोटी होती है, वो उनकी जो डेवलपमेंट स्टेज है वो पूरी नहीं हुई होती है, वो अभी ग्रोथ के स्टेज में होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। तो इस वजह से उनमें हमने डोज़ को एडजस्ट करना होता है। हम एडल्ट की डोज़ कभी भी बच्चों में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उससे उनको बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, इवन कि उनकी डेथ भी काज हो सकती है। इसीलिए हमने हमेशा पीड्स में डोज की एडजस्टमेंट करनी होती है। चिल्ड्रन रिएक्ट मोर वॉयलेंटली, और बच्चों में बहुत तेज़ी से रिएक्शन उनमें आ जाती हैं, वो रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे वॉयलेंटली का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो होती है, ड्रग रिएक्शंस वगैरह, तो उनमें बहुत तेज़ी से वो सामने आते हैं। यानी ये इसलिए होता है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जीआई के लिए, जीआई में किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अगर एंटीबायोटिक देते हैं या जो भी देते हैं, कोई भी ड्रग जीआई सिस्टम के लिए, तो वो बच्चों की बॉडी की सरफेस एरिया बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी होने की वजह से उनकी जो जीआई सिस्टम है, उनके इंटेस्टीन है, उनके और उनके हार्ट के दरमियान फासला कम होता है। अगर हम उनको कोई हार्ट के लिए कोई मेडिकेशन देते हैं कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उनके जो कार्डियो
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उनके और उनके जो ब्रेन है उसके दरमियान फासला बहुत कम होता है, सरफेस एरिया उसमें कम होती है। तो इसी वजह से वो जो बच्चे हैं उनमें ड्रग रिएक्शंस बहुत तेज़ी से होते हैं, वो वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान जल्दी से हो जाता है। तो इसीलिए उनमें ड्रग के डोजेज की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ड्रग रिएक्शन आर नॉट प्रेडिक्टेबल। अब बच्चों में जो ड्रग रिएक्शन होते हैं वो प्रेडिक्टेबल भी नहीं है। प्रेडिक्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें एक्सपेरिमेंट नहीं की जाती है, और एक्सपेरिमेंट न की जाने की वजह से ये पता भी नहीं होता, ये हम पेशगोई भी नहीं कर सकते कि इसमें ये रिएक्शन होगी। लेकिन वो वल्नरेबल होने की वजह से एक मामूली से मामूली ड्रग भी उनमें रिएक्शन काज कर देती हैं। The impact on growth and development must be considered when giving drug to the children. अगर चिल्ड्रन को ड्रग दी जा रही है तो उनकी जो डेवलपमेंट और उनकी जो ग्रोथ है उसको कंसीडर करना चाहिए। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों पे। किस तरह आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स के जो 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें बटक में इंजेक्शन, बटक यानी जो ग्लूटियल मसल है उसमें इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ग्लूटियल मसल 5 साल से पहले सही तरीके से डेवलप नहीं हो चुकी होती हैं। ख़ास करके ये जो बच्चे क्राउलिंग करते हैं तो क्राउलिंग करते वक्त या क्राउलिंग से पहले बच्चों में कभी भी ग्लूटियल मसल में आईएम इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि उस मसल की अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज कंटिन्यू है, वो डेवलप अभी तक नहीं है। तो वो जो अनडेवलप मसल है उसमें अगर ऊपर से एक इंजेक्शन की आईएम इंजेक्शन की डोज इंट्रामस्कुलरली उसमें लगाई जाती है तो वो जो मसल है वो अभी तक डेवलप नहीं है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और उसको बर्दाश्त न करने की वजह से वहाँ पे एप्सिस फॉर्मेशन, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू डैमेज, और उसकी वजह से उस बच्चे की पैरालिसिस भी काज हो सकती है। तो इसीलिए जो बच्चे क्रीपिंग करते हैं, जब वो क्रीपिंग स्टार्ट कर लेते हैं 4 लिम्ब को यूज़ करके, तो उनमें कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी है कि उसमें कोई और मसल यूज़ नहीं की जा सकती और बच्चे की जान ख़तरे में है, उसको वो इंजेक्शन ज़रूर आईएम लगना है, तो उस टाइम हम रिस्क पे लगा सकते हैं। लेकिन 5 साल से छोटे बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए आप ग्लूटियल मसल में आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। उससे पहले 5 साल से पहले जो बच्चे होते हैं, आईएम इंजेक्शन हमने लगाना होता है तो हम इनके जो वेस्टस लेटरलिस मसल है तो उसमें लगाते हैं, थाई पे जो वेस्टस लेटरलिस मसल होता है उसमें हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है 5 साल से पहले। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो इम्पेक्ट होती है उसको कंसीडर करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे इस मसल की डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है तो इसमें हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। डबल चेकिंग इज़ ऑलवेज बेस्ट। बच्चों में जब भी आप लोग मेडिकेशन करेंगे, तो अभी स्टूडेंट लाइफ में ख़ास करके अगर आप लोग क्लिनिकल्स पे जाए और वहाँ पे मेडिकेशन करें बच्चों में, तो आपने तो 4 दफ़ा 5 दफ़ा चेक करनी है, आपके लिए लाजमी है। और जो लोग जिनकी एक्सपीरियंस हो चुकी होती हैं तो उनके लिए भी ये लाजमी है कि वो डबल चेक ज़रूर करें। मस्ट डबल चेक दीज मेडिकेशन। कुछ जो मेडिकेशंस होते हैं जो नेरो थेरापेटिक मेडिकेशन होते हैं, नेरो थेरापेटिक मेडिकेशन वो मेडिकेशन के जिनकी डोज कम से कम देनी होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में वो अगर बॉडी के अंदर जाए तो उनका इफेक्ट शो होता है। और अगर उस स्मॉल अमाउंट से थोड़ा सा भी वो विंडो को, वो थेरापेटिक विंडो मैंने आप लोगों को समझा दिया था डिटेल से फार्माकोलॉजी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी 4th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में, दोनों में मैंने आपको बताया था कि जब थेरापेटिक विंडो क्रॉस हो जाती है तो वो टॉक्सिक डोज होता है, और टॉक्सिक डोज के बहुत सारे नुकसान होते हैं। और अगर बच्चों में हम टॉक्सिक डोज तक पहुंच गए तो उनकी डेथ वाक़ई हो सकती है। तो इसीलिए ऐसे ड्रग जो कि नेरो थेरापेटिक ड्रग है तो इनमें ज़रूर डबल चेकिंग की जानी चाहिए। जैसा कि लिनॉक्सिन है, लिनॉक्सिन ये ब्रांड नेम है डिजॉक्सिन का, तो डिजॉक्सिन का डीग्लाइकोसाइड है जो कि एक नेरो थेरापेटिक ड्रग है। इंसुलिन है, हेपेरिन है, ये सब नेरो थेरापेटिक ड्रग है। ये इसलिए नेरो थेरापेटिक ड्रग है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हेपेरिन इंजेक्शन अगर लगाया जाए
और इसकी डोज हाई हो तो बच्चे में हीमोरेज काज हो सकती हैं, उसके नाक से खून आ सकता है, उसके मुंह से खून आ सकता है, जीआई से ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट है। और बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं तो उनमें एक एंटीकोगुलेंट की अगर हाई डोज दे दी गई, थेरापेटिक विंडो को क्रॉस किया उस डोज ने, तो फिर वो सीरियस किस्म के वो साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफेक्ट वो काज कर सकती हैं। तो इसीलिए ये जो ड्रग्स हैं, डिजॉक्सिन, इंसुलिन, हेपेरिन वगैरह, जो जितने भी नेरोथेरापेटिक ड्रग हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, इनमें डबल चेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। Pediatric drug therapy should be guided by the child age, weight, level of growth and development. अब पेडियाट्रिक में अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, अगर ड्रग थेरेपी कर रहे हैं, तो ये ड्रग थेरेपी करते वक्त हम 3 चीज़ें देखेंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं? चाइल्ड के एज को हम देखेंगे, उसके वेट को हम देखेंगे और उसके लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम देखेंगे। एज कितना है, वेट उसकी कितनी है और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की लेवल कितनी है। तो इन चीज़ों को देख के फिर हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। अगर हम इन चीज़ों में से किसी एक को भी ना देखें तो फिर हम जो डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो डोज सही डोज उस बच्चे के लिए नहीं होगा और उस डोज से उस बच्चे को नुकसान पहुंच सकती है। The nurse's approach to the child should convey the impression that he or she expect the child to take the medication. एक नर्स अगर एक चाइल्ड को मेडिकेशन देने के लिए उसके पास जा रही होती है या जा रहा होता है तो उसके चेहरे पे एक इस किस्म की एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि उस एक्सप्रेशन की वजह से वो बच्चा राज़ी हो जाए, वो बच्चा मान जाए मेडिकेशन यानी लेने के लिए। यानी इस तरीके से बच्चों के साथ अप्रोच करनी होती है। मतलब ये है कि ये जो बच्चे होते हैं तो क्लिनिकल्स पे आप लोग जाएंगे, स्टूडेंट्स, आप लोगों की एक्सपीरियंस होगी। हम जब क्लिनिकल पे जाते हैं तो वहाँ पे पहले जब बच्चों को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी होती है तो पहले हमने उस मेडिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए पहले उनसे फ्रेंडशिप करना पड़ता है। हम उनको फ्रेंडशिप करके, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके, उनको बहला फुसला के इस लेवल तक ले आते हैं कि वो बखुशी ये ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर उनके लिए हो जाती है। वरना अगर उनके साथ एग्रेसिवनेस अगर हम शो करते हैं, सही तरीका नहीं अपनाते हैं, तो फिर अगर हम उन पे ज़ोर भी लगाए, जो भी करें, तो फिर हम वो मेडिकेशन उनको एडमिनिस्टर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन बच्चों को इस लेवल तक ले आने के लिए एक अच्छी सी इम्प्रेशन उसके चेहरे पे होना और उस बच्चे को कायल करना, ये एक नर्स के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द मेडिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द चाइल्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मेडिकेशन के रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन है वो बच्चे के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देख के किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल एज का बच्चा है तो स्कूल एज के बच्चे के लिए हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, कंक्रीट एक्सप्लेनेशन, कि हम उसे जस्ट बता देते हैं कि आपको प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन हम दे रहे हैं और जब तक ये मेडिसिन नहीं देंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इस तरह स्कूल एज के लिए। अगर हम एडोलेसेंट के लिए ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एडोलेसेंट में हम इस तरह कंक्रीट एक्सप्लेनेशन को नहीं दे सकते, बल्कि हम उनको एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम उनको डीपली बताते हैं कि बेटा ये आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये आपको नुकसान होगा और नुकसान किस बेस पे और फ़वाइद इसके कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन उनको करनी होती है। तो इस तरह लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देख के एक्सप्लेनेशन की जाती है। The nurse must be honest with the child regarding the procedure. जो कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर की जा रही हो, चाहे वो ओरल मेडिकेशन दी जा रही हो, जो भी की जा रही हो, तो उस प्रोसीजर को करते वक्त नर्स को उस बच्चे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मीन्स के इन एसेंस के उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाना है, टू डू नो हार्म। इसको कहते हैं ऑनेस्ट होना। अगर एक नर्स ऑनेस्ट है तो वो कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगी अपने पेशेंट को। तो इसीलिए कोई भी प्रोसीजर करते वक्त नर्स को अपने इस पेडियाट्रिक पेशेंट के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। It may be necessary to mix distasteful medication or crushed tablet with a small amount of honey, appliques or gelatin.
यानी ये ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा डिसटेस्टफुल कोई कड़वा सा इस तरह मेडिकेशन है तो उसको, कोई टेबलेट है, कड़वा टेबलेट है, उसको क्रश करके उसे हनी के साथ मिलाना, या ये प्रिशियस जो है, यानी कोई जो सेब की जो चटनी होती है, सेब की जो चटनी बनाई जाती है उसको प्लेशियस कहते हैं, तो इसके साथ मिला के या फिर गिलेटिन जेली के साथ मिला के, इस तरह मीठी चीज़ों के साथ मिला के भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। Never threaten a child with an injection if he refuses an oral medication. अगर एक बच्चा oral medication लेने के लिए राज़ी नहीं है, वो इनकार कर रहा है, तो फिर आपने उसको डराना नहीं है कि मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगा। तो इस तरह ये मेडिसिन का कह के, प्रोसीजर्स का कह के एक बच्चे को डराना नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता फिर अगर उसको इंजेक्शन लगानी पड़ी, चाहे इस टाइम वो इंजेक्शन से डर के ओरल मेडिकेशन ले ले, फिर खुदा न खास्ता उसको अगर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होगी तो वो इतना डर उसको महसूस होगा कि ये इंजेक्शन अगर उसको लग भी गई तो फिर ये उसको ट्रीट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी फियर लेवल साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस्ड होगा। इसीलिए इंजेक्शन का कह के कभी भी बच्चों को डराना नहीं है। All medications should be kept out of the reach of the children. बच्चों की पहचान से दूर रखना है। ये हर मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि अद्वियात को बच्चों की पहचान से, बच्चों की पहुंच से दूर रखनी होती है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि उनके पहुंच से हमने दूर रखनी है। एंड मेडिकेशन शुड नेवर बी रिफर्ड एज कैंडी। और कभी भी आपने ये भी नहीं करना है कि आप मेडिकेशन के लिए आप कैंडी लव यूज़ करते हो। यानी कोई बच्चा अगर मेडिसिन नहीं ले रहा है तो फिर आप कहते हो कि ये बेटा ये ले लो, ये तो मिठाई है, ये इतनी मीठी सी चॉकलेट है। इस तरह अक्सर हम अपने घरों में, हम भी जब हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी तो हम भी इस तरह करते थे, आप लोग भी इस तरह करते होंगे कि जब बच्चा जो है वो शरबत नहीं पीता तो हम कहते कि बेटा ये तो जूस है, जूस है, पियो, ये इतने मज़े का जूस है। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बच्चे से कहा कि ये जूस है, किसी सिरप का बताया, और फिर आप वो सिरप कहीं पर रख के आप चले गए हो, काम में मसरूफ़ हो जाते हैं लोग, तो फिर वो बच्चा जाके उसको पूरा वो पी जाएगा कि ये जूस है। इसी तरह किसी टेबलेट का आपने कहा है कि ये मिठाई है, कैंडी है, तो फिर वो सारा, वो में भी इस तरह हो सकता है कि वो सारा निकाल के खा जाए कि ये मिठाई है। तो कभी भी इस तरह नहीं करना है कि मेडिकेशन को ये बच्चों के सामने नहीं कहना कि ये मिठाई है, ये चॉकलेट है, वगैरह वगैरह। ओरल मेडिकेशंस। GI tract provide a vast absorption area for medication. आप देख लिए स्टूडेंट्स के ओरल मेडिकेशन का लिखा है कि जो हमारी GI ट्रैक होती है, GI ट्रैक के थ्रू हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये एक बड़ी सी जगह फराहम करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी ये एक वास्ट एरिया होता है कि जिसमें ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है और बहुत बड़े पैमाने में होती है, वाइडली एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की GI ट्रैक के थ्रू। लेकिन बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है GI ट्रैक से रिलेटेड, कि बच्चे क्या करते हैं, इन्फेंट और चाइल्ड में क्राई एंड रिफ्यूज टू टेक द मेडिकेशन और स्पिट इट आउट। बच्चे रोते हैं, वो मुंह से कोई दवाई नहीं लेते, वो मुंह से लेने के लिए इनकार करते हैं, या फिर उसे जब मुंह में हम डालते हैं तो वो उसको बाहर थूक देते हैं, उसको स्पिट आउट कर देते हैं। डू नॉट यूज इफ चाइल्ड हैज़ वोमिटिंग, malabsorption और रिफ्यूज़ल। ओरल मेडिकेशन हम कभी भी उस टाइम यूज़ नहीं करेंगे जब बच्चे को वोमिटिंग हो रही है, बच्चे को कोई malabsorption है, malabsorption यानी उसको कोई इंटेस्टिनल प्रॉब्लम अगर है और एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रही है, तो उस टाइम भी हम ओरल मेडिकेशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर बच्चा रिफ्यूज़ करता है तो हम उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, हम कोई और तरीका अपनाएंगे और ओरल मेडिकेशन यूज़ नहीं करेंगे। किड्स लेस देन 5 फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्वालो टेबलेट्स। जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं तो वो टेबलेट्स को वो निगल नहीं सकते, वो टेबलेट्स को स्वालो नहीं कर सकते। तो इसीलिए यूज़ सस्पेंशन और च्यूएबल फॉर्म। उसी टेबलेट के आपने या तो सस्पेंशन यूज़ करना है, उस बच्चे को देना है, या च्यूएबल फार्म्स हो सकते हैं कि वो उसको चबाए, इस तरह के फार्म्स, तो उसमें आपने देना है, या फिर सस्पेंशन में। सस्पेंशन एक ड्रग की मैंने आप लोगों को समझाई थी स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी में कि ड्रग हमारे साथ टेबलेट फॉर्म में भी होते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म में भी होते हैं, और सॉल्यूशन फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें एक टाइप सस्पेंशन है। सस्पेंशन वो टाइप है कि जिसमें वो कम्प्लीटली सॉल्यूशन नहीं होता बल्कि उसमें पार्टिकल्स नज़र आती हैं, तो जिसमें पार्टिकल्स नज़र आती हैं वो ड्रग कहलाती है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हम दे सकते हैं, सस्पेंशन फॉर्म या च्यूएबल फॉर्म दे सकते हैं अगर टेबलेट स्वालो नहीं करता।
ओनली स्कोर्ड टेबलेट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पेनाडोल की टेबलेट होती है, फॉर एग्जांपल पेनाडोल तो आप सब ने यूज़ किया होगा, जो हम हर दूसरे टाइम सर दर्द के लिए लेते रहते हैं। तो ये जो पेनाडोल टेबलेट्स होती हैं ये कुछ इस किस्म की आती हैं, हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टेबलेट है, ये एक टेबलेट जो होती है फॉर एग्जांपल ये 400 mg की है, 400 mg की ये एक टेबलेट है और इस टेबलेट के इस तरह 4 हिस्से बनाए जाते हैं। तो ये जो इसके 4 हिस्से बनाए गए हैं इसको कहा जाता है स्कोर्ड टेबलेट, यानी जिस टेबलेट पे ये लाइन मौजूद होती है, तो इस तरह लाइन वाले जो टेबलेट्स होते हैं उनको कहा जाता है स्कोर्ड टेबलेट्स। तो अगर डिवाइड करने की बात आ जाती है तो सिर्फ यही स्कोर्ड टेबलेट हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक ऐसी टेबलेट है तो इसको हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको एक बच्चे के लिए रिकमेंड की गई है कि बच्चे को 100 mg आपने पेनाडोल टेबलेट देनी है, 100 mg पेनाडोल टेबलेट। तो अभी आपने देखा कि ये जो पेनाडोल टेबलेट है इसके 4 हिस्से बनाए गए हैं और ये एक फुल टेबलेट जो है वो 400 mg का है। इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला जो इसका हिस्सा है, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा है, इसमें 100 mg है और जो दूसरा इसमें भी 100 mg है, इसमें भी 100 mg है और इसमें भी 100 mg है। तो अभी इसी लाइन से हम काट के, इसी डिवीजन लाइन से जिस तरह ये स्कोर की गई है, तो इसी लाइन से अगर हम इसको काटें और काट के ये एक हिस्सा अगर हम यहाँ पे बचा दें और ये एक हिस्सा अगर हम बचा दें तो ये एक हिस्सा 100 mg का होगा और ये हम उस बच्चे को दे सकते हैं जिस बच्चे को 100 mg पेनाडोल टेबलेट चाहिए थी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये वोरिन टेबलेट है और इसका हमसे मांग रहा है कि फॉर एग्जांपल ये 200 mg का है, 200 mg का, और हमसे मांग रहा है कि बच्चे को 50 mg चाहिए, तो अब ये स्कोर्ड नहीं है, इसमें कोई भी लाइनिंग मौजूद नहीं है। तो इसमें कोई भी लाइनिंग मौजूद नहीं है, अब हम इसको नहीं काट सकते। ये स्कोर्ड थी इसलिए हमने इसको डिवाइड किया, ये स्कोर्ड नहीं है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इसको हमने अपनी मर्ज़ी से डिवाइड किया और उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला और हमने कहा कि ये 50 mg, तो इस तरह नहीं होता, हम खुद से इसको मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए बास टेबलेट जो इस तरह डिवाइड हो सकते हैं तो वो पहले से स्कोर्ड फॉर्म में आते हैं और इन्हीं को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि डिवाइड ओनली स्कोर्ड टेबलेट, जो स्कोर्ड टेबलेट होती है हम सिर्फ उनको डिवाइड कर सकते हैं। एम्प्टी कैप्सूल्स इन जेली, कैप्सूल्स अगर बच्चे से नहीं स्वालो कर पा रहा बच्चा तो उनको कैप्सूल्स को निकाल के उनके अंदर जो पाउडर है उसको निकाल के थोड़ा सा जेली टाइप बना के फिर उस बच्चे को खिलाना चाहिए। डू नॉट कॉल मेडिकेशन कैंडी, आपने कभी भी मेडिकेशंस को कैंडी नहीं कहना है, मिठाई नहीं कहनी है। नर्सिंग इंटरवेंशंस, अब इन्फेंट्स के लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है जब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही है। प्लेस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्पल स्वास और सीरियल, आपने कोई मेडिकेशन अगर इन्फेंट को देनी है तो कोई एप्पल स्वास उठा ले या फिर कोई सीरियल उठा ले, उसमें मिक्स कर ले। पुट इन निपल विदाउट फार्मूला, अगर एक बॉटल है निपल वाला बॉटल, उसमें फार्मूला ना हो, ये जो फार्मूला मिल्क होती है इनके साथ कभी भी मेडिकेशन को मिक्स नहीं करना है। एक एम्प्टी अगर निपल पड़ा हुआ है बॉटल तो उसमें वो ड्रग आप डाल सकते हो, क्योंकि वो बच्चा उसे दूध समझ के खुद से पी लेगा जल्दी जल्दी, इस तरह वो ड्रग एडमिनिस्टर हो सकती है। गिव बाय ओरल सिरिंज और ड्रॉपर, ओरल सिरिंज के थ्रू हम दे सकते हैं, ड्रॉपर के थ्रू हम दे सकते हैं। हैव पेरेंट हेल्प, पेरेंट की मदद हम ले सकते हैं। नेवर लीव मेडिकेशन इन रूम फॉर पेरेंट टू गिव लेटर, माँ बाप को कभी ये नहीं कहना कि ये थोड़ी देर बाद ये मेडिकेशन बच्चे को दे दे, आपने अपने सुपरविजन में वहाँ खड़े रह के वो ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। अगर माँ बाप को दे रहे हैं तो आपने देखनी है कि ड्रग उन्होंने एडमिनिस्टर किया या नहीं, अपनी आंखों से देखनी है। आपने ये कभी नहीं कहना कि ये थोड़ी देर बाद इनको दे दे। स्टे इन रूम वाइल पेरेंट गिव दे पर ओरल मेडिकेशन, अगर पर ओरल मेडिकेशन है और पेरेंट्स दे रहे हैं तो आपने उस रूम में खड़े रहना है, आपने जाना नहीं है। आपने ये सुपरवाइज करना है कि मेडिसिन बच्चे को मेडिसिन मिल गया है या नहीं, उसको एडमिनिस्टर हुआ है या नहीं। अब टोडलर्स के लिए क्या नर्सिंग इंटरवेंशन है। यूज सिंपल टर्म्स टू एक्सप्लेन वाइल दे आर गेटिंग मेडिकेशन,
टोडलर्स के लिए आप सिंपल टर्म यूज़ करेंगे कि ये यानी मेडिकेशन ले लो, उनको बताओगे आप कि ये इस तरह करके खाओ, इस तरह सिंपल टर्म में आप एक्सप्लेन करोगे उनको। बी फार्म डू नॉट ऑफर टू हैव चॉइसेस। जो टोडलर्स होते हैं इनके लिए आपने बी फार्म रहना है, आपने अपनी बात पे कायम रहना है, आपने उनको कोई ऑफ़र नहीं, उनको चॉइस कोई ऑफ़र नहीं करनी है। यानी चॉइस मीन्स कि आपने उसे ये नहीं कहनी कि बेटा इसका सिरप, इस ड्रग का सिरप फार्म भी मौजूद है, इसका टेबलेट फार्म भी मौजूद है, इसका इंजेक्शन भी है, आपको क्या चाहिए। तो ये आप टोडलर्स से नहीं कह सकते, उनको चॉइसेस नहीं दे सकते। आपने एक ड्रग जो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, ड्रग फार्म, वो आपने चूज़ करनी है और ख़ुद उसको वो एडमिनिस्टर करनी है। उनसे कभी ये ना कहे कि ये टेबलेट अगर आपने ना खाई तो आपको इंजेक्शन लगेगी, या इंजेक्शन अगर आपने नहीं लगाई तो इसकी टेबलेट आप खा सकते हो। इस तरह उससे नहीं कहना है, क्योंकि इस तरह वो एक को छोड़ के दूसरे पे और फिर दूसरे को भी वो नहीं मानेगा, वो अब जो है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक बन जाएगा। इसीलिए बी फार्म होके यानी अपनी बात पे कायम रह के उनको एडमिनिस्टर करनी है। यूज़ डिस्ट्रैक्शन, यानी उनको डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर कोई कड़वी मेडिकेशन है तो भी इनको डिस्ट्रैक्ट करके, अरे वो देखो परी आ रही है, वो देखो कितना प्यारा गुड़िया है वगैरह, इस तरह उनको डिस्ट्रैक्ट करके एकदम से ड्रग को एडमिनिस्टर करना। और अगर इंजेक्शन है तब भी इस तरह उनको डिस्ट्रैक्ट करके एडमिनिस्टर करना। बैंड एड इफ़ इंजेक्शन और डिस्ट्रैक्शन। अभी देख लें कि अगर इंजेक्शन आप लगा रहे हो तो बैंड एड आपने ज़रूर करनी है। बैंड एड मीन्स कि आपने ये जो सेनीप्लाज वगैरह होते हैं ये आपने लगानी है, यानी आपने टेप लगा के फिर उस एरिया को आपने बंद करनी है जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाई है। ये इसलिए स्टूडेंट्स की, क्योंकि हम जब बड़ों में, एडल्ट में जब हम इंजेक्शन लगा लेते हैं तो फिर हम उनको छोटा सा कॉटन दे देते हैं कि थोड़ी देर इसको पकड़ो और फिर फेंक दो कॉटन। तो वो थोड़ी देर फर्मली पकड़ते हैं उसको और फिर जब फेंक देते हैं तो वहाँ से ब्लड नहीं आती। लेकिन ये बच्चे उसको नहीं पकड़ सकते, ये कॉटन को पकड़ के उसको रखना और इनको इस तरह नहीं वो सेंस होती। तो इसीलिए आपने सेनीप्लाज वगैरह से उसको बिल्कुल कवर करनी होती है, बंद करनी होती है, ताकि वहाँ से ब्लड ना आए। और उनको आपने इंजेक्शन लगाते वक्त डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करना है, उनसे कहना है कि वो देखो वहाँ से कोई चीज़ आ रही है या ये, इस तरह कह के, और उसको महसूस ही ना हो इस तरीके से आपने एकदम से उसको इंजेक्शन लगा लेनी है। स्टिकर रिवार्ड्स, आप उसको स्टिकर ऑफ़र कर सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में, बाहर के ममालिक में ये पॉलिसी भी होती है कि बहुत सारे ऐसे चाइल्ड सेंटर्स होते हैं जहाँ पे रिवार्ड्स रखे होते हैं, स्टिकर्स रखे होते हैं कि ये इंजेक्शन अगर किसी बच्चे को लग गई तो उसको ये रिवार्ड मिलेगी, उसको ये स्टिकर्स मिलेंगे। तो वो बखुशी उनको हासिल करने के लिए अपने आप को इंजेक्शन वगैरह लगाने दे देते हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस प्री स्कूल्स ईयर के लिए, तो जो प्री स्कूलर होते हैं उनको आपने चॉइस ऑफ़र करनी है। हाँ, अब इनको आप चॉइस ऑफ़र कर सकते हैं कि अगर मेडिकेशन की फॉर एग्जांपल 3 फॉर्म्स है, टेबलेट भी है, सिरप भी है, इंजेक्शन भी है, आपको जो पसंद हो वो आपको लगाएंगे। तो ये बच्चे अब अगर कोई एक चॉइस आपको दे दे कि फॉर एग्जांपल मुझे सिरप पीनी है, तो ये पी लेते हैं, फिर उसको ये छोड़ते नहीं हैं, ये वो पी लेते हैं क्योंकि मैंने 3 में से एक सेलेक्ट किया है तो ये तो मैंने ज़रूर करना है, इनके सेंस में ये होता है। बेड एड आफ्टर इंजेक्शन इनको भी लगानी है, इनको भी सेनीप्लाज वगैरह लगानी है। ये भी कॉटन से पकड़ के उस ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर IM इंजेक्शन आपने लगाना हो तो आपने असिस्टेंस ज़रूर लेनी है किसी और नर्स की या उसके पेरेंट्स वगैरह की, क्योंकि उसके लिए आपको सही तरीके से वो पकड़ना भी होता है साथ में। इसलिए इसमें भी आप उस बच्चे की तारीफ़ कर सकते हो कि ये बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इस तरह उसकी तारीफ़ें करके, उसको रिवार्ड दिखा के, स्टिकर्स उसको दिखा के, इस तरह आप ये एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हो। स्कूल एज के लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हैं? कंक्रीट एक्सप्लेनेशंस, डू नॉट जस्ट से इट वुड नॉट हर्ट। अब इनमें आपने कंक्रीट एक्सप्लेनेशन करनी है। कंक्रीट एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि जो रियल, जो टेंजिबल, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, टेंजिबल मीन्स कि जो महसूस होने वाली जो बातें होती हैं, स्पेसिफिक जो बातें होती हैं, जो रियल बातें, वो आपने बतानी है। ये स्कूल एज के बच्चे बड़े समझदार होते हैं। अब इनसे आप ये नहीं कह सकते कि इस इंजेक्शन से दर्द नहीं होगा, फिर दर्द तो होता है थोड़ा बहुत उससे। जब वो दर्द होगा तो वो इतना चीखेगा और वो इतना गुस्सा हो जाएगा कि ये आपने कहा था कि दर्द नहीं होगा और ये तो हुआ है दर्द, और फिर वो कभी भी ज़िंदगी में इंजेक्शन नहीं लगाएगा। तो इस तरह आपने नहीं कहनी, आपने जस्ट उसको बतानी है कि बेटा ये इंजेक्शन आपको लगानी है क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है, इस इंजेक्शन को आप लगाओगे तो आप तो बड़े बहादुर हो। ये इंजेक्शन की छोटी सी पेन जो है वो आप पे तो असर ही नहीं करेगी, आप ऐसी छोटी छोटी मोटी पेन का आप तो जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो आसानी से।
आप इतने बच्चे हो, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप इतने स्ट्रोंग हो। तो इस तरह अगर उसको समझाया जाए तो वो बातें मानते हैं और वो बिल्कुल हंसते हुए अलाउ करते हैं कि उन्हें इंजेक्शन लगाया जाए। इनमें भी आप चॉइसेस दे सकते हो, ये चॉइसेस लेके फिर उसे ये मानते हैं और फिर कर भी देते हैं। इंटरेक्ट विद द चाइल्ड वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हुआ तो आपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करनी है, उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करनी है ताकि वो आपकी बातें माने। व्हेन द चाइल्ड इज़ ओल्ड इनफ टू टेक मेडिसिन इन टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म, डायरेक्ट हिम और हर टू प्लेस द मेडिसिन नियर द बेक ऑफ द टंग एंड टू इमीजिएटली swallow fluid सच एज वाटर और जूस। अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वो अब टेबलेट या कैप्सूल खा सकता है तो आपने उसको ये बताना है कि ये मेडिसिन अपने टंग के पीछे रख के, टंग के जो आखिरी हिस्सा है उसमें रख के इमिजिएटली आपने स्वालो करनी है, फ्लूइड्स के साथ लेना है, ये आपने उसको बतानी है। मेडिकल प्ले इन बच्चों के साथ आप कर सकते हो। मेडिकल प्ले मीन्स कि जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ये गुड़िया वगैरह होते हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इस तरह ये इनको भी ये समझते हैं कि ये भी हमारी तरह पेन को महसूस कर सकते हैं, भूख को महसूस कर सकते हैं, तो इनका ये ख्याल होता है। 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, इवन 7 साल के बच्चे भी इस तरह इनसे बहुत ज़्यादा खेला करते हैं। तो आप इस तरह मेडिकल प्ले कर सकते हो कि कोई इंजेक्शन आपने उठा लिया, सिरिंज, और उसके डमी को उठा के, गुड़िया वगैरह आपने उठा के उस बच्चे की गुड़िया वगैरह को उसको आपने इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया कि देखो ये गुड़िया को इंजेक्शन लग गया, गुड़िया को तो दर्द नहीं हुआ, गुड़िया तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसने ये छोटी मोटी दर्द बर्दाश्त कर ली और देखो उसने एक आवाज़ भी नहीं निकाली। अब आपको हम लगा के देखते हैं कि आप भी गुड़िया की तरह वो स्ट्रॉन्ग हो या नहीं, आप किस तरह रिएक्ट करते हो। इस तरह उस गुड़िया के साथ कंपेयर करके इसको कहा जाता है मेडिकल प्ले। मेडिकल प्ले इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज़ करते हैं खेलने के लिए, यानी वो गुड़िया को गुड़िया के चेस्ट पे स्टेथ रखते हैं या फिर इंजेक्शन उसको लगा लेते हैं, तो इसीलिए इसको मेडिकल प्ले कहा जाता है। एडोलेसेंट्स के लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी? यूज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट रेशनल फॉर मेडिकेशन। अब आपने डीप इनको रेशनल बतानी होगी कि क्यों ये मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि एडोलेसेंट तो ये बड़े बच्चे होते हैं, इनको समझ आ रही होती है हर एक चीज़ की, तो इसीलिए इनको डीपली एक्सप्लेन करना है कि बेटा ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि ये जो बीमारी आपको है कुदरत की तरफ से, तो उस बीमारी का इलाज यही है, यही एक वाहिद सल्यूशन है कि इसको जब आप फॉलो करेंगे तो तब जाके आप ठीक हो सकते हो, दूसरे बच्चों की तरफ ज़िंदगी गुजार सकते हो, नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हो, इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हो। ये चीज़ें उसको बतानी हैं और उसको डीपली समझाना होता है। इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग। अब इन बच्चों को स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म, अगर इनके लिए कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसमें इनको इन्वॉल्व करना है, ये ख़ुद अपने लिए डिसीजन मेकिंग अब कर सकते हैं। ख़ास करके अगर कोई लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन दी जा रही है तो उसमें आपने इनको इन्वॉल्व करनी है, ये अपने लिए अब कंसेंट दे सकते हैं। फॉर लिक्विड मेडिकेशन एंड ओरल syringe और मेडिकेशन कब शुड बी यूज टू इंश्योर एक्यूरेट डोजेज मेजरमेंट। अगर कोई लिक्विड मेडिकेशन है तो उसके लिए ओरल syringe यूज़ करना चाहिए या मेडिकेशन कब यूज़ करना चाहिए, ये इसलिए ताकि उसकी जो डोजेज मेजरमेंट है वो सही तरीके से हो सके, एक्यूरेटली हो सके। यूज़ ए हाउस होल्ड टी स्पून और टेबल स्पून मे रिजल्ट इन डोजेज एरर बिकॉज दे आर इनएक्यूरेट। आपने इस तरह नहीं करना कि जो हाउस होल्ड यानी घरों में जो टी स्पून होते हैं, टेबल स्पून होते हैं, तो इनको आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि इनमें डोजेज की एरर होती है, या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है। इसीलिए ये मेडिकेशन के साथ जो मेडिकेशन के ख़ुद के साथ जो आने वाले मेजरिंग कप होते हैं, ओरल syringe होती हैं, तो उनमें आपने ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। ये हाउस होल्ड मेजर्स हैं जो कि मेडिकेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए इनमें ये सारी रीडिंग्स होती हैं, ये ओरल syringe वगैरह, ये कप्स वगैरह, इन सब में ये चीज़ें जो है वो लिखी होती हैं। इसमें ये इससे हम डोजेज को मेजर कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। डिप्रेस द चिन विथ थंब टू ओपन इन्फेंट माउथ। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बच्चे के माउथ को ओपन करने के लिए अपने थंब से उसके चिन को आपने डिप्रेस करना है और उसके माउथ को ओपन करना है। उसके बाद यूजिंग द ड्रॉपर और syringe डायरेक्ट द मेडिकेशन टूवर्ड द इनर आस्पेक्ट ऑफ द इन्फेंट्स चीक एंड रिलीज द फ्लो ऑफ मेडिकेशन स्लोली। आपने
ड्रॉपर यूज़ करनी है या ओरल सिरिंज यूज़ करनी है, उसके थ्रू आपने इस मेडिकेशन को उस इन्फेंट के जो चीक्स के इनर एस्पेक्ट है, यानी मुंह के अंदर चीक के जो इनर एस्पेक्ट है वहाँ पे आपने रिलीज़ करना है और स्लोली उस मेडिकेशन को फ्लो करना है, क्योंकि उससे आगे जो एंटीरियर एस्पेक्ट है चीक के, उस पर आप करेंगे तो बच्चा उसको स्पिट आउट करेगा। जब आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे करते हैं, इनर एस्पेक्ट पे करते हैं, टंग के आखिरी एंड के करीब करते हैं, तो वो बच्चा उसको स्पिट आउट नहीं कर पाता, वो डायरेक्टली एसोफेगस में चली जाती है। नोट, चाइल्ड हैंड आर हेल्ड बाय द नर्स एंड चाइल्ड इज़ हेल्ड सिक्योरली अगेंस्ट द नर्स बॉडी। जिस तरीके से यहाँ पे नर्स ने इसको सिक्योर किया हुआ है, तो इसी तरीके से आपने भी उस बच्चे को सिक्योर करनी है। किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या किया हुआ है इन्होंने। इस बच्चे का जो एक हाथ है वो नर्स के पीछे है और एक हाथ इसने पकड़ा हुआ है, हाथ को मौत के करीब नहीं जाने दे रहा, और बच्चा बिल्कुल अपने साथ बच्चे को अटैच किया हुआ है। और इस तरीके से उसने उसका मौत पहले खोला है थम से, खोलने के बाद ये सिरिंज उसने लगाया हुआ है। तो ये जो पोजीशन होती है इसको हैंड लॉक पोजीशन कहा जाता है। तो जब भी आप बच्चों को इस तरह के इतने छोटे छोटे बच्चों को जब मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो, ओरल मेडिकेशन, तो आपने ये हैंड लॉक पोजीशन आपने अचीव करनी है। पहले आपने ये इस पोजीशन को हैंड लॉक पोजीशन कहा जाता है, और उस पोजीशन पे बच्चे को बिठा के फिर आपने उसको ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। होल चाइल्ड इन्फेंट हैंड अवे फ्रॉम द फेस, उसके हैंड को उसके फेस के करीब नहीं जाने देना। फॉर इन्फेंट गिव इन सेरेंज और निपल, इन्फेंट्स के लिए सेरेंज में या निपल में देना चाहिए। डू नॉट एड टू फार्मूला मिल्क वगैरह के साथ ऐड नहीं करना कभी भी, क्योंकि वो जो फार्मूला मिल्क होते हैं वो भी केमिकल होते हैं, उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती है जो कि ड्रग के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। चाइल्ड, अगर एक छोटा सा बच्चा है तो मिक्स विद small amount of juice or fruit give in syringe or allow the child to hold the medicine cup and drink it at own pace if she is big enough। यानी छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए आपने थोड़े से अमाउंट में जूस के साथ मिक्स करना है या फ्रूट के साथ आपने मिक्स करना है और सिरिंज में उसको देना है, या फिर अगर थोड़ा बड़ा सा बच्चा है ख़ुद से पी सकता है तो उसको आपने कप में देना है और उसको ख़ुद अपने रफ्तार से, यानी अपने रफ्तार से, ऑन पेस मीन्स कि अपने रफ्तार से उसको पीने देना है। पेरेंट मे गिव इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन रूम, उसके माँ बाप भी दे सकते हैं ड्रग, लेकिन आपका वहाँ पे खड़े रहना और सुपरवाइज़ करना ये ज़रूरी होता है, मस्ट होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक काफ़ी हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम IM इंजेक्शन पढ़ेंगे कि बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस तरीके से लगाया जाता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इस यूनिट को कंटिन्यू करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।